Hariom Namaste, very good evening everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. In the previous video of important question series, we have started with the law of crime. So part 1 has been completed, जिसके अंदर आपको easy questions मिल जाएंगे from भारतीय न्याय संहिता as well as from the related concept of crime. So the solitary confinement section was the last particular question that we had done in part 1. So for all those who had joined us today, I would request you all to go through part 1 definitely before viewing this particular part 2 video. So let's start with part 2. तो आप लोग जो है ये वाला question solitary confinement का लिख सकते हैं definitely. तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो है यहाँ पे आपको आता है. आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे. तो अभी मैं आपको यहाँ पे वर्बल क्वेश्चन एंड आंसर्स दूंगी. बेसिकली वर्बल तो वैसे वहाँ बोर्ड पे भी होते हैं, बट यहाँ पे मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस नहीं लिखूंगी. मैं क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों आपको बोल के ही इस वीडियो के अंदर बताऊंगी. तो आप अंत तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए. अगर आपको आज की वीडियो या प्रीवियस कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा. एंड स्टूडेंट प्लीज़ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज ही हमारे चैनल जीके लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. आफ्टर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्वेश्चन आता है आपके पास, द अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट. द अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट बिकॉज ऑफ हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग व्हाट. I repeat the question. The accused at the time of committing the act because of the unsoundness of mind is incapable of knowing. This is the part 1 of the question. आपका मेजर क्वेश्चन इसके नीचे आएगा, आप एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं. क्वेश्चन आता है, टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन नंबर 22 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, दैट इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, व्हाट नीड्स टू बी प्रूव्ड. ठीक है, तो क्या प्रूव करने की ज़रूरत है कि दैट ही वॉज नॉट इन पर्टिकुलर साउंड माइंड. तो उसको ये बेनिफिट जो है देने का ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, व्हाट हैज़ टू बी प्रूव्ड इन रिगार्ड टू द अक्यूज्ड, दैट द नेचर ऑफ द एक्ट एंड दैट द एक्ट इज रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द रॉन्ग. सो हमें अगर ये चीज़ जो है कि उसे नहीं पता था तो हमें बताना होगा क्या उसे नहीं पता था बिकॉज ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड. Number 1, the nature of the act. Number 2, the act which he has committed is wrong or contrary to the law. Then only he can take the benefit of unsoundness of mind there. Next question आते हैं. The IPC prohibit fixing of liability on a person so long he is authorized or give. I repeat, the IPC prohibit fixing of liability on a person so long he is authorized or gives assent to it, but there is, I repeat the second part of the question, but there is an exceptional situation arising out of it. ध्यान से दोबारा क्वेश्चन को समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिए. कहते हैं द इंडियन पीनल कोड, ठीक है, इट प्रोहिबिट फिक्सिंग ऑफ लाइबिलिटी ऑन द पर्सन सो लॉन्ग ही इज ऑथराइज्ड और गिविंग असेंट टू इट. जब तक उसने हाँ ना की हो उस लाइबिलिटी के लिए, जब तक उसने उस चीज़ पे राजीनामा ना दिया हो लाइबिलिटी उठाने के लिए, तब तक हम उसके ऊपर किसी भी तरीके की लाइबिलिटी जो है थोप नहीं सकते हैं. बट देयर आर सर्टन एक्सेप्शनल सिचुएशन जिसके ऊपर हम जो ये प्रोहिबिशन है इसको नहीं मानते हैं. तो वो कौन से एक्सेप्शनल सिचुएशन यहाँ पे होंगे? 3 सिचुएशन है. द आंसर इज libel, LIBEL, that is a form of defamation, public nuisance, contempt of court. तो इन तीनों केसेस के अंदर हम लाइबिलिटी जो है ये प्रोहिबिशन जो है इसको रिमूव करके किसी के ऊपर भी स्टिक अपॉन करा सकते हैं. सो इट्स libel, public nuisance and contempt of court. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, once it is established, I repeat, I am starting the another question. Once it is established that the act was deliberate, यानी जानबूझ के वो जो है जो आपका जो बेसिकली वहाँ पे वायलेशन ऑफ द राइट हुआ है या पर्टिकुलर एक्ट जो है ऑफेंस जो है वो जानबूझ के किया गया है, एंड वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, रैशनेस और नेग्लिजेंस. ये पता चलता है कि जो कृत्य किया गया है, जो अपराध कमिट किया गया है, जो क्राइम किया गया, जो ऑफेंस किया गया है बाय द अक्यूज्ड, वो जानबूझ के किया गया एक अपराध था. वहाँ पे जान के उसने ए ने बी को मारा है. इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट, नॉट बिकॉज ऑफ एनी रैशनेस और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ ए टुवर्ड्स बी.
इट इज़ ऑब्वियस दैट द ऑफेंस वुड बी, तो कौन सा ऑफेंस उसने कमिट किया है अगर वहाँ पे रैशनेस, नेग्लिजेंस, एक्सीडेंट नहीं आता, तो दैट इज कल्पेबल होमिसाइड। सेक्शन नंबर है 100 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। राइट, द आंसर इज कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 100 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। सो स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, सेक्शन नंबर्स जब आप नए क्रिमिनल लॉज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल स्ट्रेट अवे सेक्शन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक थ्योरी आपकी है, जो बेसिक आपके फैक्चुअल इंस्टांसेस है, वो सिमिलर ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे ध्यान रखनी होगी। मेजर डिफरेंस आपका सेक्शन में है और क्लबिंग और सेक्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। अब वो कहते हैं व्हेन अ कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट काउंटेड एज मर्डर। कब कल्पेबल होमिसाइड को हम मर्डर नहीं मानते, क्योंकि जनरल यहाँ पे थ्योरी रहती है कि हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड है, बट हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब नहीं गिना जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है आपके यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी, दैट इज ड्यू टू सडन प्रोवोकेशन, सेल्फ इंटॉक्सिकेशन एंड इररेजिस्टिबल इम्पल्स। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड अंडर question mark, the answer is sudden provocation, comma, self intoxication and irresistible impulse. Right students, आगे चलेंगे, अगली बात यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अगेन सेक्शन क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, तो वो सेक्शन क्वेश्चन हम देखते हैं। तो वो अगला क्वेश्चन है मर्डर। ठीक है, तो सेक्शन यहाँ पे आएगा आपका जो है 101 और उसकी पनिशमेंट जो है वो दी गई है 103। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक वीडियो कवर करूं रिगार्डिंग कल्पेबल होमिसाइड वर्सेस मर्डर, ठीक है, यू वांट मी टू डू अ वीडियो ऑफ दिस, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि जब तक आप नहीं मेंशन करेंगे मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बताऊंगी, बिकॉज आई वांट टू नो योर पॉपुलर ओपिनियन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, अब बात करते हैं डाउरी डेथ। Next question would be regarding section number 80, dowry death. So who will be responsible in the case of dowry death of a woman? So who will be responsible for dowry death under section 80 of भारतीय न्याय संहिता? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले ऑप्शन होगा हस्बैंड and relatives of husband। इसमें मदर, फादर, जो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, और जो अगर कोई और रिलेटिव साथ में रह रहा है जैसे उनके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, इफ दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू दैट, तो उन्हें भी बुक किया जा सकता है। वो रिलेटिव अनदर रिलेटिव ऑफ हस्बैंड में कैलकुलेट हो जाते हैं। अगेन अगला फिर से क्वेश्चन जो है आपके पास फैक्चुअल आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके पास फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे आ रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन और आंसर दोनों। राइट, सो देयर आर 2 यंग लेडीज ए एंड बी। ठीक है, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। ड्यूरिंग दैट फाइट ए वाज हैविंग अ ब्लेड। सो ए नामक औरत के पास उस टाइम पे एक ब्लेड था, विद विच शी इन्फ्लिक्टेड इंजरी ऑन द फेस ऑफ another lady जिसका नाम B था, leaving a scar on her cheek, is A guilty of offense causing what? So यहाँ पे औरतों की बात की गई है, A और B, उनके बीच में लड़ाई हो रही थी। During that fight A के पास जो था एक वेपन था which was a sharp blade, जिसके थ्रू उसने B नामक औरत के ऊपर हमला कर दिया और उसकी चीक के ऊपर एक काफी बड़ा स्कार जो है वो आ गया। एक कौन से ऑफेंस के लिए यहाँ पे गिल्टी होगी? The offense would be grievous hurt. I repeat, the answer is grievous hurt. Right? आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आ रही होगी, पार्ट 1 भी डेफिनेटली देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन असॉल्ट, राइट, कैन बी कॉज्ड बाय gesture and यहाँ पे आपकी 2 चीज आएंगी, preparation। ठीक है, इन दोनों चीजों के साथ असॉल्ट जो है वो कमिट
अगला क्वेश्चन वो कहते हैं व्हेन अ पर्सन इंटेंशनली, यानी जब एक इंसान जानबूझ के फोर्स का इस्तेमाल करता है टूवर्ड्स एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन्स पर्टिकुलर कंसेंट। तो यहाँ पे इस चीज़ का क्या मतलब है? वो कहते हैं एक इंसान सामने वाले इंसान की बिना मर्जी के फोर्स यूज करके उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिमिनल फोर्स। अब मैं इसे इंग्लिश में आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन एंड आंसर को, ताकि आप उसे पर्टिकुलरली वहाँ पे पेन डाउन अपने रजिस्टर्स में कर सकें। So it says when a person intentionally uses force towards any person without that person's consent, it is referred as criminal force. आगे चलेंगे। अब उन्होंने नेक्स्ट चीज यहाँ पे बात की है, what is not included under the offense against property। ये MCQ टाइप क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये एक PYQ है, ये एक आपके फेमस लीगल एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुका है, तो मैं आपको स्ट्रेट अवे उस तरीके से समझाऊंगी। नॉट इंक्लूडेड अंडर द ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। नॉट पे फोकस रखिएगा। ऑप्शन देखिए, थेफ्ट, कन्फाइनमेंट, एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल ट्रेसपास। क्या इंक्लूडेड नहीं होता अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी? तो यहाँ पे जब हम थेफ्ट करते हैं, क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे मूवेबल इमूवेबल स्पेसिफाइड की गई है? नहीं की गई, तो थेफ्ट इंक्लूडेड हो जाएगा। एक्सटॉर्शन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड होगा इन दिस रिगार्ड, कि आप उकसा के किसी से भी प्रॉपर्टी जो है अपने नाम करवा सकते हैं। यहाँ पे अब आपके पास आती है क्रिमिनल ट्रेसपास। ट्रेसपास हमेशा प्रॉपर्टी का अगेंस्ट किया जाता है। फिर बचता है कन्फाइन, कहीं किसी को अगर आप जबरदस्ती कैद करके रख लेते हैं उसको, तो क्या वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट यहाँ पे इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं? दिस इज अ क्वेश्चनेबल पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है यहाँ पे। तो आप कन्फाइनमेंट जो है यहाँ पे बेसिकली नॉट इंक्लूडेड में कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलेंगे। अगला फैक्चुअल क्वेश्चन निकालिए, अपना पेन और पेन डाउन कीजिए। तो यहाँ पे एक सर्वेंट को बेसिकली अपने मास्टर के थ्रू कहा गया है कि मेरे जो कर्जदार, मतलब जो मैंने जिसको कर्ज दे के रखा है उससे जाके अगली किश्त लेके आइए। सो सर्वेंट कलेक्टेड मनी फ्रॉम द डेटर ऑफ हिज मास्टर एज ऑथराइज्ड बाय द मास्टर। नाउ जब वो पैसा लेके सर्वेंट आता है, रादर देन गिव टू हिज मास्टर, वो पैसा वो रख लेता है अपने पास, बिकॉज इट वॉज ड्यू टू हिम एज हिज वेजेस फ्रॉम द मास्टर्स। सो ही कमिटेड व्हाट, ठीक है। तो अब ए नामक मास्टर ने बी नामक सर्वेंट को कहा जाके सी से पैसे लेके आइए, जिसको मैंने पैसे दिए, किश्त लेके आई है हमारी। तो वो जाता है, पैसे वहां जाके इकट्ठा करके आता है। अब अपने मास्टर ए को देने की जगह बी वो पैसे जो है किश्त के अपने पास रख लेता है, ये कहते हुए कि भाई मेरे ऑलरेडी वेजेस यानी मेरी सैलरी ऑलरेडी बकाया थी। तो उसने क्या ऑफेंस यहाँ पे कमिट किया है? तो उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट किया है। द आंसर हियर वुड बी डी हैज कमिटेड व्हाट? अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन। एक्स नामक इंसान जो है उसका क्या इंटेंशन है? वाई नामक प्रेग्नेंट लेडी का मिसकैरेज जो है उसे कमिट कर। सो एक्स विद इंटेंशन टू कॉज अ मिसकैरेज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ ड्रग टू अ प्रेग्नेंट लेडी बाय, तो उसको एक दवाई देके उसका मिसकैरेज वहाँ पे कराना चाहता है, एंड वो कर भी देता है बिकॉज ही हैड इंटेंशन। तो उसने एक ड्रग जो है उस लेडी को खिला दिया है बाय को, एंड बिकॉज ऑफ दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग जो चाइल्ड इन द वूम ऑफ बाय था वो मर जाता है, बच्चा मर जाता है। एक्स इज गिल्टी ऑफ व्हाट? सो एक्स इज हियर गिल्टी ऑफ मर्डर। करेक्ट आंसर इज मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। आपको कहीं पर डाउट आए तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स gives grave and sudden provocation to Y. Y on that sudden provocation fires a pistol at X, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Z.
सो एक्स जो है वाई को उकसा देता है, उस उकसाने के अंदर वाई जो है अपनी गन निकालता है या अपनी पिस्टल निकालता है, उससे एक्स को शूट कर देता है। अब ना चाहते हुए अनजाने में उसे नहीं पता है कि जेड कहीं वहाँ आसपास है, तो उसका निशाना इधर उधर हो जाता है और जाके गोली किसको लगती है, जेड को लग जाती है। हु इज नियर हिम बट आउट ऑफ साइट, सो ही वाज, जेड वाज नियर वाई बट आउट ऑफ साइट ऑफ वाई। नाउ वाई hereby kills जेड, here वाई हैज कमिटेड विच ऑफेंस, तो यहाँ पे उसने क्या वाई ने ऑफेंस कमिट किया है, द आंसर इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। I repeat, it was an offense which is committed by Y was culpable homicide not amounting to murder. So I hope आपको ये जो factual questions हैं ये समझ में आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली इसका भी एक शॉट आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट जो है वहाँ पे अपने पास सेव करके रख सकते हैं। अगर आपका कोई भी लाइन या वर्ड मिस हो गया है तो इसके लिए भी आपको कमेंट सेक्शन में ही मेंशन करना होगा। नेक्स्ट, हाँ जी, आगे बढ़ेंगे, अगली चीज़ देखेंगे। सो यहाँ पे उन्होंने बात की है, दो क्वेश्चन आते हैं पनिशमेंट थ्योरीज के रिगार्डिंग। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट और वीडियो दोनों बनाया हुआ है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट क्रिमिनल लॉस की चेकआउट कर सकते हैं। सो 5 बेसिकली पनिशमेंट थ्योरीज होती हैं। द क्वेश्चन हेयर इज विच ऑफ द पनिशमेंट थ्योरी इज द ओल्डेस्ट थ्योरी। द आंसर इज डेटरेंट थ्योरी। तो ये सबसे पुरानी है, इसका एग्जाम्पल है कैपिटल पनिशमेंट, और फादर ऑफ डेटरेंट थ्योरी जो है उसे हम जेरेमी बेंथम कहते हैं। 2 तरीके की आपकी डेटरेंट थ्योरी होती है, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट थ्योरी। नेक्स्ट आपके पास आते हैं, थ्योरी आती है एंड आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर एन टूथ। आई रिपीट, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। ये थ्योरी जो है ये कौन सी थ्योरी है, इसे रेट्रीब्यूटिव थ्योरी कहा जाता है। द आंसर इज रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। उसके बाद चलेंगे, अगली चीज़ देखेंगे, 2 केस लॉस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर वीडियो को हम वाइंड अप कर देंगे। तो ऐसा कौन सा केस था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था डेथ पेनल्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, इन विच केस इट वाज सेड दैट डेथ पेनल्टी जो है, सजाए मौत जो है, इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। केस का नाम है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आई रिपीट द आंसर, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास अगला केस लॉ रिलेटेड क्वेश्चन है, वो कहते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटरम कंपनसेशन इन्वॉल्व्ड इन। इंटरम कंपनसेशन कौन से केस लॉ के अंदर जो है इवॉल्व किया गया था, इंटरम कंपनसेशन। आंसर इज बोधिसत्ता गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती। द करेक्ट आंसर इज बोधिसत्ता गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन रिगार्ड टू द लॉ ऑफ क्राइम। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आज ही कर लीजिए। इसी के साथ पार्ट 1 भी इसका डेफिनेटली देखेगा। आई विल सी यू नेक्स्ट विद अनदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन series. Till then, keep learning.